नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बेहद संगीन और दिल दहला देने वाली घटना की गहराई में जाने वाले हैं। दिल्ली में देर रात एक डिलीवरी वर्कर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और आज हम सिर्फ इस घटना की परतें ही नहीं खोलेंगे, बल्कि उन कानूनी प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल्स को भी बारीकी से समझेंगे, जिनका ऐसे मामलों में सख्ती से पालन होना ही चाहिए। शुरुआत में ही ना एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जरा सोचिए, जब एक जानलेवा और बिना किसी उकसावे वाले अपराध का आरोप खुद कानून के रक्षक पर ही लग जाए, तो हमारी न्याय प्रणाली का क्या होता है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब कानून लागू करने वाली व्यवस्था खुद ही कटघरे में हो, तो वहां पारदर्शिता कैसे लाई जाती है? इस घटना की असलियत और उस रात की भयावहता को समझने के लिए चश्मदीद गवाह रूपेश कुमार के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले बयान को देखिए। उन्होंने बताया कि आरोपी ने उनसे पूछा, तुम बिहारी यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पास ये 6 लाख रुपए की पिस्तौल है और हिसाब बराबर करने के लिए ये काफ़ी है। ये शब्द सुनकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस रात वहाँ क्या मंजर रहा होगा। चलिए अब इस घटना के पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, देर रात का विवाद। अब इस पूरे घटनाक्रम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, 25 अप्रैल की देर शाम रूपेश कुमार के बेटे के जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। फिर 26 अप्रैल को रात करीब 2 बजे कुछ लोग कैब बुक करने के लिए बाहर आते हैं। तभी शोरगुल को लेकर एक ऑफ ड्यूटी हेड कांस्टेबल के साथ उनकी बहस शुरू हो जाती है। बात इतनी तेजी से बिगड़ी कि बस आधे घंटे के अंदर, यानी रात 2:30 बजे, अस्पताल में गोली लगने से घायल 2 लोगों को लाया गया। और दुख की बात यह है कि उनमें से 21 साल के पांडव कुमार को मृत घोषित कर दिया गया। आइए अब दूसरे भाग पर नजर डालते हैं, आरोपी और पीड़ित। यहाँ इन दोनों लोगों के बैकग्राउंड के बीच का जो अंतर है ना, वो बहुत कुछ बयां करता है। एक तरफ है सिर्फ 21 साल के पांडव कुमार, एक ज़ोमैटो डिलीवरी एजेंट और बिहार के खगड़िया में अपने परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य। और दूसरी तरफ हैं करीब 40 साल के नीरज बलहारा। ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक एक्सपीरियंस्ड हेड कांस्टेबल हैं। उस रात ये ऑफ ड्यूटी थे, लेकिन इनके पास एक नई इशू की गई क्लॉक सर्विस पिस्टल मौजूद थी। अब इस पॉइंट पे ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर पुलिस के अधिकार क्या हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। और ये बिल्कुल साफ कर देता है कि पुलिस के पास बिना किसी धारी उकसावे या साफ तौर पर आत्मरक्षा के किसी की भी जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। इसी नियम पर आगे की सारी सिस्टमैटिक जांच टिकी होती है। तो चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, आरोप और राजनीतिक आक्रोश। पीड़ित की बहन का ये बयान सच में उस परिवार के गहरे दर्द को दिखाता है। उनका सीधा आरोप है कि पुलिसकर्मी नशे में था और उसने बिना किसी वजह के उनके भाई को गोली मार दी। उनका ये भी कहना है कि पुलिस उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। हालांकि यहाँ हमें निष्पक्ष होकर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आरोपी अधिकारी ने पूछताछ के दौरान इन सभी आरोपों से पूरी तरह इनकार किया है। इस दर्दनाक घटना के बाद कुछ खास मांगे भी सामने आई हैं। पीड़ित परिवार 1 करोड़ रुपए के मुआवजे, परिवार के एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी और सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहा है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन किया और ये आरोप लगाया कि पूर्वांचल समुदाय को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। अब आते हैं भाग 4 पर, आधिकारिक जांच प्रक्रिया। अब इस भावनात्मक और राजनीतिक माहौल से थोड़ा अलग हटकर अगर हम फॉर्मल पुलिस प्रक्रियाओं की बात करें, तो नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता और दिल्ली पुलिस मैनुअल के हिसाब से स्थानीय पुलिस को कुछ अनिवार्य कदम उठाने ही होते हैं। इसमें सबसे पहला कदम है FIR दर्ज करना, फिर गवाहों से पूछताछ, जांच अधिकारी का स्थल पर जाना, सबूत इकट्ठा करना और आखिर में आरोपी की गिरफ्तारी। ये वो तय प्रक्रिया है जिसे बिना किसी भेदभाव के पूरा किया जाना ही है। लेकिन यहां एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट सामने आता है, पूरे 15 घंटे। जी हां, घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया था और स्पेशल सेल को उसे हरियाणा के रोहतक तक ट्रैक करके गिरफ्तार करने में पूरे 15 घंटे लग गए। इसके बाद ही उसे स्थानीय द्वारका पुलिस को सौंपा जा सका। अब पहुंचते हैं अपने अंतिम हिस्से यानी भाग 5 पर, अनिवार्य निगरानी और जवाबदेही। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब कानून को लागू करने वाला ही किसी घातक गोलीबारी का हिस्सा हो, तो ऐसे में उसकी निगरानी कौन करेगा? पहरेदारों पर पहरा आखिर कौन रखेगा?
ये एनएचआरसी के संशोधित दिशा निर्देशों का ऑफिशियल लेटर है, जो ये साफ करता है कि पुलिस कार्रवाई में हुई मौतों के जांच करते वक्त किन कड़े प्रोटोकॉल्स का पालन होना ही चाहिए। और हाँ, इन नियमों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। चलिए, इन आदेशों को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि किसी भी तरह के पक्षपात को रोका जा सके। इनके अनुसार 3 महीने के भीतर एक इंडिपेंडेंट मजिस्ट्रेटी जांच होनी चाहिए और 48 घंटे के अंदर आयोग को रिपोर्ट भेजना जरूरी है। अगर उसी पुलिस स्टेशन के अधिकारी मामले में शामिल हैं तो ट्रांसपेरेंसी के लिए जांच राज्य की अपराध शाखा यानी सीबीसीआईडी को सौंपनी होती है। और एक बहुत अहम बात, जब तक जांच पूरी ना हो जाए और कोई निर्दोष साबित ना हो जाए, शामिल अधिकारियों को कोई भी वीरता पुरस्कार या आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं दिया जा सकता। अब देखते हैं कि ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़ता है। एनएचआरसी के नियमों में फोरेंसिक सबूतों पर बहुत जोर दिया गया है। मिसाल के तौर पर गन पाउडर के निशानों की जांच के लिए हाथों का हैंडवॉश टेस्ट करना बिल्कुल अनिवार्य है। ये इसलिए इतना जरूरी है ताकि घटना की असली वजहों को साइंटिफिक तरीके से साबित किया जा सके और अगर बयानों में कोई हेरफेर हो तो सच सामने आ सके। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हम एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या ये सभी नियम, कायदे और स्वतंत्र निगरानी समितियां ये पक्का करने के लिए काफ़ी हैं कि न्याय मिलेगा और पारदर्शिता बनी रहेगी? वो ही तब जब सिस्टम को खुद अपने ही लोगों की जांच करनी पड़ रही हो। सच कहूं तो न्याय की असली परीक्षा यही है। हमें इस पूरे मामले के नतीजों पर नज़दीक से नज़र बनाए रखनी होगी। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।